हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है आरफिस। ठीक है। तो आरफिस क्या होता है। आरफिस बेसिकली एक छिद्र होता है। एक क्या होता है, छिद्र होता है जिसमें से द्रव जो है बाहर निकलते हैं। जिसमें से द्रव जो है, सपोज करो ये लिक्विड है और लिक्विड है बाहर निकलती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आरफिस कहते हैं। ठीक है। अब चलो हम देखते हैं इसका टाइप। ठीक। तो ये जो है आरफिस को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न आकार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है आकार के आधार पर, दूसरा है आकृति के आधार पर, तीसरा है प्रतिप्रवाह की ओर आरफिस धार की आकृति, मेन है इसका धार के आकृति के आधार पर। अगला क्या है, विसर्जन के आधार पर। ठीक है, विसर्जन की प्रकृति के आधार पर। ठीक। तो वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे, देखते हैं। पहला है आकार के आधार पर, देखते हैं। आकार के आधार पर आरफिस दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। साइज के आधार पर हम देखेंगे तो एक छोटा आरफिस हो सकता है, एक बड़ा आरफिस। दो ही साइज हो सकता है। तो किसको हम छोटा आरफिस कहेंगे, किसको बड़ा आरफिस कहेंगे, तो देखते हैं यहाँ से कि यदि आरफिस की ऊपरी तथा निचली किनारों, सपोज करो ये हमने कोई आरफिस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारा आरफिस है। ठीक, ये आरफिस, ये इसका ऊपरी किनारा हो गया, ये इसका निचली किनारा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो कह क्या रहा है कि यदि आरफिस के ऊपरी तथा निचली किनारों पर द्रव की कणों की गति में कोई अंतर ना हो और इसके केंद्र पर कणों की गति औसत गति मानी जा सके, तो इस प्रकार के आरफिस को हम छोटा आरफिस क्या कहेंगे, छोटा आरफिस कहेंगे। देखो मेन क्या है, हम यहां से समझते हैं। यदि आरफिस के केंद्र से द्रव आरफिस की शीर्ष गहराई 2 से 5 गुना कम हो। यदि आरफिस के केंद्र से द्रव शीर्ष आरफिस की गहराई का 2 से 5 गुना कम हो तो यह छोटा आरफिस कहलाता है। तो बात समझते हैं। देखो ये हमने बनाया था क्या, एक आरफिस बनाया था, ये आरफिस हुआ। आरफिस का एक सेंटर है, सेंटर को हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सेंटर हेड कहते हैं। ठीक है, ये दूरी क्या है, हेड है, हेड शीर्ष है। तो यदि इसकी डाया इसके 5 गुने के बराबर है, 2 से 5 गुने के बराबर से कम होगा तो हम कहेंगे छोटा आरफिस। यदि इससे अधिक होगा तो हम क्या कहेंगे, बड़ा आरफिस कहेंगे। ठीक है, यदि 2 से 5 गुना कम होगा तो हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में कहेंगे स्मॉल आरफिस कहेंगे। ठीक है, स्मॉल आरफिस कहेंगे। यदि इससे लार्ज होगा, इससे अधिक होगा तो हम क्या कहेंगे, बड़ा आरफिस कहेंगे, लार्ज आरफिस। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझते हैं कि यदि आरफिस के केंद्र से द्रव शीर्ष की गहराई 2 से 5 गुना कम हो तो यह छोटा आरफिस। यदि 2 से 5 गुना कम हो उसकी जो डाया है, उसकी गहराई जो हमने देखा, सपोज करो ये आरफिस है, आपको हमने आरफिस एक कंसीडर किया, एक आरफिस कंसीडर किया, यहाँ से लिक्विड भरा हुआ है। तो इसके सेंटर से हम लेंगे ना, इसके सेंटर से हम लेंगे, तो सेंटर से ये दूरी हमारा क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, हेड कहेगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हेड। ठीक। तो ये जो डाया है, इसकी जो डाया है, ये इसके 2 गुने या 5 गुने के से कम होगा तो स्मॉल कहेंगे। यदि इससे अधिक होगा तो क्या कहेंगे,
बड़ा आर्फिस कहेंगे, लार्ज आर्फिस। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। ठीक है, यदि 2 से 5 गुना उसकी, यदि इसकी डाया 2 से 5 गुना कम होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? बड़ा आर्फिस कहेंगे। बात समझिएगा, हमने दो चीज बताया है कि यदि ये इसकी दूरी, हम इसको सपोज करो, मान लो कि ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 10 है। ठीक है, 10 मीटर हुआ, तो ये कितना आना चाहिए? 2 मीटर आना चाहिए। जब इसकी डाया 2 मीटर होगा तब ये इसके बराबर होगा। यदि इसके बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे? यदि इससे कम होगा, देखो बात समझो, यदि 2 से कम इसका डाया होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? बड़ा आर्फिस कहेंगे। और उससे अधिक होगा तो हम क्या कहेंगे? छोटा आर्फिस। बात समझिएगा। देखो दूसरा क्या है, जब द्रव शीर्ष आर्फिस की गहराई से 2 से 5 गुना अधिक हो, द्रव शीर्ष आर्फिस की गहराई से 2 से 5 गुना अधिक हो, जब इसकी दूरी, देखो कह क्या रहा है इसने, कह रहा है कि जब इसकी दूरी 2 से 5 गुना अधिक हो जा रहा है, इसकी डाया से इसकी दूरी 2 से 5 गुना अधिक हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? छोटा आर्फिस कह रहे हैं। ठीक है, द्रव शीर्ष आर्फिस की गहराई से 2 से 5 गुना अधिक है, यदि 2 से 5 गुना अधिक है तो इसे हम क्या कहेंगे? छोटा आर्फिस कहेंगे। तो बात समझो, यहां से देखो, h इज ग्रेटर देन 2d टू 5d। यदि इसकी हाइट, देखो h का है, पहले समझ लेते हैं h क्या है। ये सपोज करो आर्फिस है हमारा, ठीक है, ये जो है सेंटर है इसका, आर्फिस का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही h है। ये दूरी क्या है? h है। यही दूरी हमारा क्या है? h है। अब कह क्या रहा है इसमें, हम समझते हैं कि h इज ग्रेटर देन 2d टू 5d। यदि h का मान 2d से 5d अधिक हो, यदि h का मान 2 या 5 से अधिक होगा तो हम क्या कहेंगे? छोटा आर्फिस कहेंगे। मतलब कि इसका मान यदि अधिक होगा, इसका मान, इसका मतलब ये इसका मान अधिक होगा, ये अधिक रहेगा इससे, इससे इसकी डाया से यदि इसका मान अधिक रहेगा तो हम कहेंगे ये छोटा आर्फिस है। क्लियर है? और जब इसका मान इससे 2 गुना या 5 गुना से कम होगा, मतलब h इज लेस देन 2d या 5d, तो हम कहेंगे बड़ा आर्फिस। क्लियर है? बात समझ में आया? स्मॉल आर्फिस किसे कहेंगे? स्मॉल आर्फिस कहेंगे जब हेड शीर्ष का मान 2d या 5d से कम होगा। 2d या 5d। अब d क्या है? d मीन्स डाया। डाया किसका है? ये डाया है आर्फिस का। किसका है? आर्फिस का। तो इसमें आर्फिस के डाया से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे, और फिर इसको मेजर करेंगे कि कितना इसका है, इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? कि इसके शीर्ष जो h का मान हमने देखा है, h का मान इससे अधिक है, तब तो ये स्मॉल आर्फिस होगा। यदि इससे कम होगा तो ये क्या होगा? लार्ज आर्फिस हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला क्या है? आर्फिस। आकृति के आधार पर, तो आकृति के आधार पर देखेंगे शेप। शेप किस प्रकार का हो सकता है? शेप हो सकता है सर्कुलर, हो सकता है ट्रिंगुलर, हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर, आयताकार हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इतने ही प्रकार का हो सकता है। द्रव जब निकलेगा इस आर्फिस में से, तो आर्फिस का आकार किस प्रकार का हो सकता है? या तो गोलाकार हो, सर्कुलर हो, या तो इसको हम त्रिभुजाकार बना सकते हैं, ये त्रिभुजाकार बनाया जा सकता है इसमें से निकले, या तो ये रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो, या तो ये आयताकार बने, या तो ये स्क्वायर का बनाया जा सकता है। ठीक है, इतने प्रकार के हम आर्फिस बना सकते हैं। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। अगला क्या था? अगला था प्रति प्रवाह की ओर आर्फिस। क्या था? प्रति प्रवाह की ओर आर्फिस की धार। अब चलो देखते हैं आर्फिस की धार क्या होती है।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये तीक्ष्ण धार, शार्प एज ऑरिफिस, तीक्ष्ण धार, तो इसके किनारे किस प्रकार का है, इस प्रकार का है कि नहीं, तीक्ष्ण धार है। ये सपोज करो कि चाकू, देखो चाकू, चाकू की तरह है, शार्प है, ठीक है, इस प्रकार का बना है, नुकीला टाइप है, ठीक है, तो इसे तीक्ष्ण धार ऑरिफिस कहेंगे। क्या कहेंगे, तीक्ष्ण धार ऑरिफिस कहेंगे, ठीक है। ये नुकीला आकार का बना होता है ऐसे, ठीक, इधर भी बनेगा ये, ठीक, यहाँ से ये जो है लिक्विड फ्लो होगा, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड इसमें से निकलेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, तीक्ष्ण धार, शार्प एज ऑरिफिस, एज मींस किनारा होता है, एज ऑरिफिस। क्लियर, क्लियर है। चलो चलते हैं आगे। आगे स्क्वायर एज ऑरिफिस, ठीक है, तो क्लियर है, क्या दिक्कत है इसमें, स्क्वायर बना सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये जो है इस प्रकार का होगा, स्क्वायर एज ऑरिफिस हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा ऑरिफिस क्या होगा, स्क्वायर होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत है, क्लियर। ये इस प्रकार की, इसको क्या कहते हैं हम, स्क्वायर, क्या कहते हैं, स्क्वायर एज ऑरिफिस कहते हैं। क्लियर, ठीक। अगला है गोलाकार, तो गोलाकार बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इस प्रकार बनेगा, इसमें से जो है ये टैंक है, इसमें से वाटर फ्लो होगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, गोलाकार, राउंड एज, ठीक है, क्या कहेंगे, राउंड एज ऑरिफिस। क्लियर, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या था, अगला था विसर्जन की प्रकृति, विसर्जन में क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वाटर का विसर्जन, ठीक है, मतलब वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, उसी को क्या कहेंगे, विसर्जन, सिंपली से, ठीक है। तो विसर्जन देखते हैं, विसर्जन के आधार पर ऑरिफिस निम्न प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मुक्त ऑरिफिस, मुक्त ऑरिफिस किसे कहेंगे, मतलब कि देखो वाटर इस यहाँ से फ्लो हो रहा है, देखो ये ऑरिफिस किस प्रकार का ऑरिफिस है, ये स्क्वायर का है ना, स्क्वायर ऑरिफिस, स्क्वायर एज ऑरिफिस है ना, चलो स्क्वायर एज ऑरिफिस है। अब यहाँ से देखो, समझते हैं, ये वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ये हमारा ऑरिफिस रहा, ठीक, यहाँ से जो द्रव बह रही है, जो द्रव फ्लो हो रही है, ये एटमॉस्फेयर में जा रही है, वातावरण में, तो मुक्त, इसे क्या कहेंगे, मुक्त ऑरिफिस, क्या कहेंगे, मुक्त ऑरिफिस। जब इसका जो है फ्लो एटमॉस्फेयर में हो, जब वाटर का फ्लो एटमॉस्फेयर में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री ऑरिफिस, क्या कहेंगे, फ्री ऑरिफिस कहेंगे, ठीक है, मुक्त ऑरिफिस। क्लियर, जब वाटर का फ्लो एटमॉस्फेयर में हो, किसी टैंक से वाटर का फ्लो एटमॉस्फेयर में हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्री ऑरिफिस कहेंगे। देख रहे हैं हम कि ये हमारा टैंक है, ये टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, और ये ऑरिफिस से बाहर निकल रहा है, ये एटमॉस्फेयर वातावरण में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई टैंक वगैरह लगा नहीं है, ये फ्री है, तो इसे क्या कहेंगे, फ्री ऑरिफिस कहेंगे, वाटर ये फ्री है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, स्टीम फ्लो, क्या है, स्ट्रीम फ्लो। अच्छा देखते हैं स्ट्रीम फ्लो क्या होता है, ठीक है। स्ट्रीम फ्लो देखो, सबमर्ज्ड, क्या है, सबमर्ज्ड, एक मिनट आगे ले लें इसे, सबमर्ज्ड, ठीक है। ये सबमर्ज, निमज्जित प्रवाह, क्या कहते हैं इसको, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड ऑरिफिस, निमज्जित प्रवाह, ठीक। तो इसमें सिंपल है, कुछ है नहीं, कि वाटर का फ्लो जब यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमारा जो है टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, और वाटर का फ्लो जो है हमारा इधर हो रहा है, और तब तक ये होता रहेगा जब देख रहे हैं इसके वाटर फ्लो ये फ्री नहीं है,
ठीक है, ये बढ़ता हुआ इसके तल तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, मतलब कि वाटर का फ्लो जो है जब हो रहा है यहाँ से, तो हम देख रहे हैं इसके टैंक के ऊपरी तरफ, ऊपर की तरफ जो है लिक्विड भरता चला जा रहा है, तो इसे कहते हैं निम्नजित प्रवाह। मतलब आरफिश आपका पूर्ण रूप से डूब जाए, आरफिश आपका दूसरी तरफ जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है दूसरी साइड ये पूर्ण रूप से डूब जाए, तो इसे क्या कहते हैं निम्नजित प्रवाह कहते हैं। सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ, सबमर्ज्ड में क्या होता है डूबा हुआ। तो आरफिश हमारा क्या हुआ रहा, यहाँ पे देख रहे हैं आरफिश हमारा डूबा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं निम्नजित प्रवाह। यहाँ से वाटर फ्लो हुआ और यहाँ पे आकर ये इतना भरता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये वाटर यहाँ से कम होता गया और यहाँ से आरफिश से ऊपर ये भरता गया, तो इसे क्या कहते हैं निम्नजित मतलब डूबा हुआ प्रवाह। ठीक है, डूबा हुआ आरफिश। क्लियर, आगे चले, चलो चलते हैं आगे। अगला क्या है पार्शियल, पार्शियल सबमर्ज्ड या पार्शियल डाउन आरफिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके केंद्र से देखो, बात समझो होता क्या, इसके केंद्र से जो है इसके, ये हमारा टैंक है ये आरफिश है, तो इसके केंद्र से इसके केंद्र देखो आधा, पार्शियल में से आधा होता है, आधा इसका केंद्र से आधा ये इधर टाइम ये डूबा हुआ है, ये पूरा यहाँ से आरफिश पूरा डूबा रहेगा, तो इसे हम क्या करेंगे पार्शियल, पार्शियल समझ मतलब ये हमारा जो आरफिश होगा ये पूरा डूबा नहीं रहेगा, पूरा डूबा नहीं रहेगा, ये आधा इसके केंद्र से नीचे की तरफ ये डूबा रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे पार्शियल सबमर्ज्ड। क्लियर, क्लियर है, चलो चलते हैं आगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड संकोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी इसमें जो है आप इंडिकेट कर लो उतना ही, जेई वगैरह में बहुत ही इस क्वेश्चन पूछता है कि वेना कंट्रक्टा। ठीक है, जेड संकोच क्या होता है, देखो पहले आप पढ़ लो इसके बाद मैं समझा देता हूँ। यदि प्रवाह शीर्ष एच, एच क्या है वो हाइट है, का मान आरफिश के आकार से बड़ा है तो द्रव जेट के रूप में निकलती है। आरफिश के आकार से बड़ा है किसका, प्रवाह शीर्ष एच का मान। ठीक है, तो हम यह जो है जेट के रूप में प्रवाह निकलती है। द्रव का कण जब टंकी से आरफिश की ओर आते हैं तो द्रव कणों का पथ अभिसारी हो जाता है। अभिसारी क्या था, अपसारी कैसे था, अपसारी क्या होता है बताओ, ये ऐसे इस आकार का होता है ना अपसारी। फिर यहाँ पे क्या था, ये थ्रोट था, बर्नौली थ्योरम में हमने पढ़ा था ना, बर्नौली थ्योरम में क्या था ये थ्रोट हो गया, ये इसके बाद क्या था अपसारी था, क्या था ये अपसारी। क्लियर, इसे क्या कहेंगे अपसारी, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट, अभिसारी, अभिसारी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और तो द्रव कणों का पथ अभिसारी होता है और जब द्रव बाहर निकलते हैं तो वे कुछ दूरी तक अपना रास्ता नहीं बदल पाते, कुछ दूरी तक अपना रास्ता नहीं बदल पाते। ठीक है, अपना रास्ता नहीं बदल पाते तथा कुछ कुछ दूरी के बाद रास्ता बदल लेते हैं, कुछ दूरी के बाद रास्ता बदल लेते हैं। तो जिस दूरी पर अपना पथ बदलते हैं उसी दूरी को हम क्या कहते हैं जेड संकोच कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, देखो जहां द्रव जेड का क्षेत्रफल कम होता है जेड संकोच कहलाता है। चलो अब समझते हैं होता क्या है, देखो क्या, जब इस हाइट का मान, जब इस हाइट का मान इस आरफिश से अधिक है तो ये पथ जो है अभिसारी बना लेता है। क्या बना लेता है अभिसारी, द्रव ऐसे जो है इसमें आने लगती हैं और द्रव इतना तेज आती हैं कि ये यहाँ से निकलने के बाद कुछ दूरी तक उसी फ्लो में, जितना इसका डाया है आरफिश का उसी डाया में ये बहती हैं और कुछ दूरी के बाद फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। ऐसे जो है ये अपना फ्लो होता है। ठीक है, वाटर का फ्लो इस प्रकार। तो जितनी दूरी तक ये रास्ता चेंज नहीं करते हैं, जिस दूरी के बाद ये रास्ता चेंज करते हैं उसी दूरी को हम क्या कहते हैं वेना कंट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं वेना कंट्रक्टर। ठीक है,
इस यहाँ पे पहुँचने के बाद अब देखो यहाँ से रास्ता चेंज हो रहा है, तो इस दूरी देखो, यही इस क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, सीसी से डिनोट करते हैं, इसी को कहेंगे वेना कंट्रक्टा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया? फिर से एक बार देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब इसकी शीर्ष हेड का मान हेड का मान अधिक होगा किससे, इस आर्फिस की डाया से, तो जो द्रव बहेगा वो जो है अपसारी के रूप में बहेगा। अपसारी मतलब इतना तेज बहेगा, मतलब ऐसे आएगा और इस आकार में बन जाएगा, और इस आकार में बहने के बाद ये कुछ दूरी तक इसी आकार के, एक प्रकार से कह सकते हैं थ्रोट के रूप में बना लेगा। फिर आगे बढ़ने के बाद ये जो है अपसारी हो जाएगा। अपसारी मतलब दूर भागने लगेगा। ठीक है, यहाँ से दूर भागने लगेगा। तो जिस क्रॉस सेक्शन पे इसका जो है एरिया चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, वेना कंट्रक्टा कहेंगे। तो हम इसमें समझते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें हमारा यहाँ तक ये जो है दूरी सेम है, इसके बाद ये हमारा चेंज कर रहा है, ये वाटर यहाँ से अपना क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, वेना कंट्रक्टा कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। तो पहला हम समझते हैं मुक्त विसर्जन ऑर्फिस। पहला है मुक्त विसर्जन ऑर्फिस, फ्री डिस्चार्जिंग ऑर्फिस। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, बात समझो पहले। ये सपोज करो टैंक है, क्या है, ये टैंक है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, टैंक है, ये आर्फिस है। अच्छा, इस आर्फिस को हम क्या कहेंगे, तीक्ष्ण धार आर्फिस। देख रहे हैं ना, इस प्रकार का बना हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, तीक्ष्ण धार आर्फिस कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ये आर्फिस बना हुआ, यहाँ पर क्या, ये टोटी लगा हुआ है, क्या लगा है, एक टोटी लगा हुआ है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये दूरी यहाँ तक तो सेम है, इसका जो है डाया यहाँ तक सेम है, आर्फिस की डाया यहाँ तक सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेना कंट्रक्टा कहेंगे। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, सीसी से डिनोट करते हैं, तो इसे कहेंगे वीसी या वेना कंट्रक्टा। ठीक है, वी फॉर वेना वेना और सी फॉर कंट्रक्टा। ठीक है, वेना कंट्रक्टा, जेड संकोच हिंदी में कहते हैं इसे। तो देखो अब जितना पानी यहाँ से, देखो ये एच है, ये क्या है, हेड है, टोटल हेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, टोटल हेड है एच। ये यहाँ से इसका सेंटर से हम ले रहे हैं हेड है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जितना पानी यहाँ से बहेगा, जितना पानी यहाँ से फ्लो होगा, वाटर जितना फ्लो होगा, ये वाटर जो है जितना फ्लो होगा बाहर की तरफ, उतना टोटी के द्वारा इसमें भर जा रहा है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है स्टैटिक कंडीशन में, स्थैतिक ऊर्जा जो है सेम है। स्थैतिक ऊर्जा में बात समझो कि जितना इसमें वाटर फ्लो हो रहा है उतना वाटर रेट इसके द्वारा भर दे रहा है, तो ये बराबर जितना फ्लो हो रहा है उतना भर दे रहा है, तो इसका सरफेस तो सेम रहेगा, सरफेस तो चेंज होना है यहाँ। ये सपोज करो कि यदि इस टोटी को बंद कर देंगे तो ये जो सरफेस यहाँ पे है, फिर ये वाटर फ्लो हो रहा है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर वाटर तो फ्लो हो रहा है लगातार ना, तो ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन जब ये टोटी को हम ऑन किए हुए हैं, यहाँ से ये पानी इसमें भरा, बराबर जितना पानी इसमें फ्लो हो रहा है, जितना वाटर लिक्विड फ्लो हो रहा है, उतना लिक्विड यहाँ से ये टोटी के द्वारा हम इसमें भर दे रहे हैं, तो ये सरफेस हमारा सेम रहेगा, सरफेस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, तो पहला पॉइंट इसको हम एक 1 कंसीडर करते हैं, और इस वेना कंट्रक्टा पे पॉइंट 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम कह सकते हैं कि .1 इज इक्वल टू .2। रीजन क्या है, क्योंकि बात देखो, सॉरी, हम ई और ई दोनों जो है क्या है कि यहाँ पे सरफेस, हम सरफेस पे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे कितनी ऊर्जा लग रही है, और यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, दोनों पर वेग कितना है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी कितना है, डेटम लाइन कितना है। ठीक है,
तो हम कंसिडर करते हैं। तो इस पे हम यदि हम इस पे करेंगे, डेटम लाइन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रहा है। और इसका डेटम लाइन क्या होगा, ठीक है, इसका डेटम लाइन क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा ना। एच तो है, ये इतने दूरी पे है। हम आरफिस पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आरफिस पे सेंटर पे है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका 2 वाला का डेटम लाइन 0 हो जाएगा। डेटम लाइन 0 मतलब Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। Z1 इक्वल टू हमारा H है, Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H रहेगा। क्लियर? अब प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रेशर वगैरह तो लग नहीं रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि ये तो जो है स्टैटिक कंडीशन में है, तो ये हमारा प्रेशर हमारा पी अपान रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही। अच्छा देखो बात समझो, रो क्या है, डेंसिटी है किसका, ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो लिक्विड का डेंसिटी तो सेम हो जाएगा। ग्रेविटी सबका सेम ही है, क्योंकि जो है इसका तो ग्रेविटी सेम ही रहेगा ना, 10 मीटर पर सेकंड जो होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये दोनों सेम है, तो ये जो है पी ए अपान रोजी भी हमारा क्या हो जाएगा, पी ए अपान रोजी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु 1 व 2 पर बर्नौली समीकरण से, जबकि आधार रेखा ए बी मानते हैं। आधार रेखा हम ए बी कंसिडर, हमने बताया है पहले, एक सेंटर हम कंसिडर कर लेते हैं, उसी पे हम जो है टोटल निकालते हैं। तो ये भी हमने आरफिस के सेंटर को हमने ए बी कंसिडर कर लिया है, इसी पे हम बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। देखो बर्नौली इक्वेशन बेसिकली लगता क्यों है, क्योंकि जब उसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, जब फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो देखो जब ये हमारा क्या हो रहा है कि किसी नली में किसी चैनल से प्रवाह हो रहा और कोई फ्रिक्शन, कोई लॉसेस नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन हम यहाँ पे लगा देंगे। किस किस पॉइंट पे लगाएंगे, पॉइंट 1 पे लगाएंगे कि ये वाटर का सरफेस है। देखो इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि जितना वाटर यहाँ से ये फ्लो कर रहा है और फिश जो बाहर निकल रहा है, उतना वाटर ये हमारा क्या कर रहा है, टोटी के द्वारा इसमें भरा जा रहा है। तो जितना वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है उतना ये भर दे रहा है, तो ये सरफेस सेम रहेगा ना, सरफेस में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, ठीक है। तो सरफेस में चेंजिंग नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो पुटअप करें तो टोटल हेड, टोटल सीट्स एट क्रॉस सेक्शन 1 पे मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन 1 पे देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शन 1 पे क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू टोटल हेड मान लेते हैं। टोटल हेड में कि इसमें आपका स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा, तीनों जो है, तीनों ऊर्जाओं को कंसीडर करेंगे, तो इससे क्या कहेंगे, टोटल हेड, ठीक है, क्या कहेंगे, टोटल हेड, संपूर्ण शीर्ष, संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है। तो H1 इसको कंसीडर करते हैं। H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू हो जाएगा, H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H तो है, ठीक है, जहाँ पे हमने Z1 लेता था वहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 ले लेंगे। H हो जाएगा हमारा प्लस पी ए अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G। क्लियर? ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन 1 पे हो गया, पॉइंट 1 पे। पॉइंट 2 पे देखते हैं, पॉइंट 2 पे क्या हो जाएगा, टोटल हेड ऑन पॉइंट 2 पे, ठीक है। तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू पी अपान रो जी, तो सेम है। यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगा, V2 स्क्वायर अपान 2G। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज है, ठीक है। एरिया चेंज हो रहा है तो वेग, वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। यदि बिंदु 1 और 2 के बीच कोई शीर्ष हानि, कोई लॉस ना हो, कोई लॉसेस ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों की इक्वल कर देते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन 1 हो गया और एक क्रॉस सेक्शन 2 पर हो गया। देखो यहाँ पे क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन 2 पे हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन 2 पे हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन 2 पे हमने सेंटर से लिया है, तो कोई डिस्टेंस है नहीं,
क्रॉस सेक्शन 1 का हम ले रहे हैं, तो इस सेक्शन से कितने दूरी पे है, h दूरी पे है, तो ये हो जाएगा Z1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, स्थैतिक ऊर्जा हो गया। और इसकी स्थैतिक ऊर्जा सेंटर पे है तो ये 0 हो जाएगा, तो Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कुछ लिए नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक हो, देखो यहाँ पे Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है, 0 प्लस PA/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपन 2g। क्लियर है। तो ये 0 हो गया, तो ये हट गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा टोटल हेड H2 पे हम देख लेते हैं, PA/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपन 2g आ गया, V2 स्क्वायर अपन 2g है। तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस PA/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपन 2g, इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपन 2g। तो PA/ρg से PA/ρg कैंसिल हो गया, H तो यहाँ पे है, H तो है नहीं, तो ये हमारा बचा क्या है, यहाँ पे H प्लस V1 स्क्वायर अपन 2g बचा है, इधर क्या है, V2 स्क्वायर अपन 2g बचा हुआ है, ठीक है। तो हम इक्वल कर लेते हैं, देखो V स्क्वायर अपन 2g इज इक्वल टू H प्लस V1 स्क्वायर अपन 2g है। क्लियर। चूंकि वेग V2 की अपेक्षा V1 का मान बहुत कम होगा, V2 की अपेक्षा V1 का मान बहुत कम होते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे वेलोसिटी अधिक है, क्रॉस सेक्शन 1 पर क्रॉस सेक्शन 2 पर वेलोसिटी अधिक है, क्योंकि एरिया कम है तो इसका वेलोसिटी अधिक होगा कि नहीं होगा, वेग अधिक होगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे इतना है तो इस पे वेलोसिटी अधिक है, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, जितना एरिया कम रहेगा उसका वेग अधिक होगा। तो यहाँ पे तो वेग तो हमारा क्या हो जाएगा, वेग हमारा कम होगा, यहाँ पे वेग अधिक होगा। तो वही तो कह रहा है, वही तो है, V2 की अपेक्षा V1 का मान बहुत कम है, तो हम जो है V1 को नगण्य मान लेंगे, V1 बराबर 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, V1 इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो V1 इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब बचेगा क्या, V2 स्क्वायर अपान 2g प्लस h बचा हुआ है, ये तो 0 हो गया, ये पार्ट हमारा क्या हुआ, 0 हो गया। तो ये हमारा आ गया, हम ये 2g को इधर ले लेते हैं, 2g को इधर ले लेते हैं, 2g आ जाएगा हमारा इधर, तो क्या बचेगा, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, या V इक्वल टू क्या आ गया, V2 इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 2gh आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ठीक है, क्लियर है। तो V इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2gh आ गया। क्लियर। चलो चलते हैं आगे। क्लियर है। चलो कंडीशन फर्स्ट में हम देखते हैं, कंडीशन सेकंड में, जब हम V1 को नगण्य नहीं मानेंगे, जब V1 इज नॉट इक्वल टू 0, पहले कंडीशन में क्या मान लिया था कि V1 का मान नगण्य है, 0 है। सपोज करो कि V1 का मान कुछ होगा, नगण्य नहीं मान रहे हैं, कुछ उसका कंसीडर करेंगे, कुछ लेंगे, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो हमारा जो है इक्वेशन क्या आया था, V2 स्क्वायर अपान 2g इज इक्वल टू H प्लस V1 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर अपान 2g। क्लियर है। तो H को हमने बाहर ले लिया, H को बाहर ले लिया, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो V2 स्क्वायर अपान 2g माइनस V1 स्क्वायर अपान 2g। क्लियर। चलो अब H को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, 2g को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपान 2g। H इक्वल टू क्या है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपान 2g। क्लियर। चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे H इक्वल टू हमने V2 को बाहर ले लिया, V2 स्क्वायर को बाहर ले लिया, V2 स्क्वायर 2g तो ऑलरेडी बाहर था पहले से, तो यहाँ पे बचा क्या 1, यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ 1 माइनस V1 स्क्वायर अपान
V2 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा इक्वेशन क्या H इक्वल टू क्या आया है, H इक्वल टू आ गया V2 स्क्वायर अपान 2G को हमने बाहर ले लिया था, बचा क्या था यहाँ पे 1 माइनस V1 स्क्वायर बचा हुआ और V2 स्क्वायर आ जाएगा ना। जब V2 स्क्वायर को बाहर ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा V2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आया होगा, इसी पे हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू वेग हमें पता ही है, वेग हमें पता है, तो हमारा डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन 1 पे लेंगे, क्रॉस सेक्शन 1 पे लेंगे तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन 1 मतलब टोटी के द्वारा जो डिस्चार्ज हो रहा है, टोटी कितना जो है पानी इसमें डिस्चार्ज कर रहा है, फेंक रहा है, टोटी के द्वारा कितना पानी बाहर निकल रहा है। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता था और एरिया से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा, विसर्जन निकल जाएगा। इसी प्रकार क्रॉस सेक्शन 2 पे ले लेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 इंटू V2। ठीक है, क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 का हमारा हो गया।